केशवपुर नामक गांव में सोहन नाम का एक बुजुर्ग व्यक्ति अपनी इकलौती बेटी के साथ रहता था। उसकी आर्थिक हालात बहुत खराब थी। वह बहुत गरीबी में अपना जीवन यापन कर रहे थे। एक दिन उसके घर गांव का जमींदार धनीराम सेठ आता है और कहता है, मुझे उधार दिए हुए सालों बीत गए हैं, पर तूने आज तक एक पाई भी वापस नहीं लौटाई है। आज मुझे मेरे पैसे चाहिए, नहीं तो मैं तुम सबको धक्के मारकर इस घर से बाहर निकाल दूंगा। बस 2 दिन की मोहलत और दे दीजिए सेठ जी। कल मेरा बेटा शहर से लौटने वाला है। जैसे ही वह वापस आएगा, मैं सबसे पहले उसे आपके पास भेजूंगा और वो आपके सारे पैसे चुका देगा। आपने इतने सालों तक सब्र रखा है, तो क्या अब सिर्फ 2 दिन और नहीं रुक सकते? मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं, मेरी मजबूरी को समझिए। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें 2 दिन की और मोहलत देता हूँ। अगर 2 दिनों में मेरे पैसे मुझे नहीं मिले तो तुम्हारा सारा सामान बाहर फेंक कर तुम्हें भी इस गांव से बाहर फेंकवा दूंगा। ऐसा बोलकर जमींदार वहां से चला जाता है। तब मीरा अपने पिताजी से कहती है, पिताजी, भैया 2 दिन में आ जाएंगे ना? अगर इस बार भैया नहीं आए तो जमींदार तो हमें गांव से निकलवा देगा। इस बार वह हमारी एक भी नहीं सुनेगा। आज देखा नहीं आपने, वह कितना गुस्से में था। वह तो आज ही हमें निकाल देता। तुम फिक्र मत करो बेटी, राजेश ने कहा है वो जरूर आएगा और उसने पैसों का इंतजाम भी कर लिया है। उसके आते ही जमींदार के सारे पैसे लौटा दूंगा, फिर फिक्र करने की कोई बात नहीं। 2 दिन ऐसे ही बीत जाते हैं, लेकिन राजेश नहीं आता है। दोनों बाप बेटी राजेश का इंतजार कर रहे थे। फिर एक आदमी सोहन के घर आकर बोलता है, अरे सोहन, गजब हो गया। जिस कारखाने में तुम्हारा बेटा काम करता था, उस कारखाने में बहुत भीषण आग लग गई है और उस कारखाने में काम करने वाले जितने भी लोग थे, सारे के सारे बहुत बुरी तरह से जल गए हैं और खबर मिली है कि उसमें से कोई नहीं बचा और इस कारखाने में तुम्हारा बेटा भी काम करता था। यह सुनकर सोहन के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है और वो फुट फुट कर रोने लगता है। हे भगवान, ये क्या कर दिया आपने? अब क्या होगा मेरा और मेरी बेटी का? हम कैसे जिएंगे? ऐसे ही 2 दिन बीत जाते हैं। उनके गांव में एक आदमी सूटकेस लेकर आता है। उसी समय जमींदार भी वहां से गुजर रहा था। अरे भाई साहब, जरा सुनिए, यहाँ सोहान जी का घर कहाँ है? क्या आप मुझे बता सकते हैं? तुम कौन हो और कहां से आए हो? इस गांव के तो नहीं दिखते। आप तो जानते ही होंगे कि सोहन जी के बेटे की कारखाने में आग लगने की वजह से मृत्यु हो गई थी। उसने इतने सालों तक बहुत मेहनत करके बहुत सारे पैसे जमा कर लिए थे। वो सब लेकर घर आने ही वाला था, लेकिन उससे पहले यह दुर्घटना हो गई, जिस वजह से अब कारखाने के मालिक ने उनके परिवार वालों के लिए पैसे भेजे हैं। मैं उसके वही पैसे उसके पिताजी सोहन जी को देने आया हूँ। यह सुनकर जमींदार के मन में लालच जाग जाता है और वह सोचता है, क्यों ना मैं इसे बोल दूं कि मैं ही सोहन हूं और इससे सारे पैसे ले लूं। वैसे भी सोहन ने मुझसे कर्जा लिया है, वह खुद तो मुझे चुकाने से रहा। मैं इसी से ही पैसे ले लेता हूं, जिससे मुझे कर्ज का पैसा भी मिल जाएगा और मेरा काम भी बन जाएगा। पर इसके लिए मुझे इसे यहीं से भगा देना होगा। अरे भाई, तुम एकदम सही आदमी से मिले हो। मैं ही सोहन हूं और जिसकी बात तुम कर रहे हो वह मेरा ही बेटा था। अच्छा हुआ भाई साहब, आप मुझे यहीं पर मिल गए, वरना मुझे पूरे गांव में कहां कहां भटकना पड़ता। ये लीजिए आपकी अमानत, अब मैं चलता हूँ। यह कहकर वह आदमी वहां से चला जाता है और जमींदार वह सूटकेस लेकर अपने घर आ जाता है। जैसे ही वह सूटकेस खोलकर देखता है, उसमें ढेर सारे पैसे होते हैं। जमींदार यह देखकर बहुत खुश हो जाता है। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा बेटी, अब हमारा गुजारा कैसे होगा? हम तो पूरी तरह से राजेश के भरोसे पर थे, लेकिन पता नहीं ईश्वर ये कैसी परीक्षा ले रहा है। राजेश ही तो हमारा सहारा था।
भगवान ने उसे भी हमसे छीन लिया। भगवान इतने कठोर दिल कैसे हो सकते हैं? कभी कभी लगता है कि भगवान है ही नहीं। अगर होते तो हमारे साथ इतना सब नहीं होता, जबकि हमने कभी किसी का बुरा भी नहीं चाहा। पिताजी, आप चिंता मत कीजिए, मैं भी आपका काम में आपका हाथ बटाऊंगी। हम कुछ ना कुछ करके जमींदार का कर्ज लौटा ही देंगे। आप फिक्र मत कीजिए, नहीं तो आपकी तबीयत और भी खराब हो जाएगी। मीरा दूसरों के घर में काम करने और खाना बनाने का काम करने लगती है। इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन मीरा पानी लेने जमींदार के कुएं पर जाती है और उसी दिन जमींदार के दोस्त का बेटा रोहन जमींदार के घर आता है। तभी उसकी नजर मीरा पर पड़ती है। वह मीरा को देखकर उसे पसंद करने लगता है। फिर वह अंदर चला जाता है। प्रणाम चाचा जी, क्या आपने मुझे पहचाना? मैं आपके दोस्त दौलत राम का बेटा हूं। मेरा नाम रोहन है। अरे बेटा रोहन, तुम कितने बड़े हो गए हो। तुम्हें जब पिछली बार देखा था तब तुम बहुत छोटे थे, इसलिए तुम्हें पहचान नहीं पाया। बोलो बेटा, कैसे आना हुआ? वो क्या है ना चाचा जी, दरअसल पिताजी ने एक जमीन का सौदा करने के लिए मुझे यहाँ भेजा है। बस वहीं जमीन देखने के लिए मैं आया हूँ। इस सिलसिले में आपसे थोड़ी बात भी करनी थी। अच्छा, तो तुमने अब अपने पिताजी का कारोबार भी संभालना शुरू कर लिया है? हाँ चाचा जी, थोड़ा बहुत मैं भी देख लेता हूँ। अब पिताजी की उम्र के कारण उनसे ज्यादा काम नहीं हो पाता है, इसलिए अब मुझे ही करना पड़ता है। ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा। आपसे एक बात पूछनी थी चाचा जी। दरअसल मैं जब आ रहा था तब कुएं के पास मैंने एक लड़की को देखा। क्या आप बता सकते हैं कि वह लड़की कौन है? लड़की? कौन सी लड़की? वो आपके घर के सामने जो कुआं है, उस कुएं पर मैंने एक लड़की को पानी भरते देखा। क्या आप बता सकते हैं वो कौन है? रुको रोहन बेटा, तुम चाय पियो, तब तक मैं देख कर आता हूँ। जमींदार बाहर जाकर कुएं की ओर देखता है तो कुएं पर उसे खुद की ही बेटी राधा दिखाई देती है। मीरा वहां से जा चुकी होती है। अरे रोहन बेटा, जिस लड़की के बारे में तुम पूछ रहे हो वह मेरी ही बेटी है। अच्छा अच्छा, ठीक है चाचा जी, मुझे लगा कौन है। जाने दीजिए, छोड़िए। अब बताइए, आप कैसे हैं? रोहन बात को पलट देता है, लेकिन जमींदार को इस बात पर शक हो जाता है। मुझे लगता है रोहन बाबू को मेरी बेटी पसंद आ गई है। यह तो बहुत अच्छी बात है। अगर मेरी बेटी राधा इतने बड़े खानदान में चली जाएगी तो उसका नसीब ही चमक जाएगा। इतने अमीर लोग मुझे और कहीं नहीं मिलने वाले। इतना सोचकर जमींदार मन ही मन बहुत खुश हो जाता है। अच्छा चाचा जी, मैं अब निकलता हूँ, मुझे देर हो रही है। नहीं नहीं बेटा, 1-2 दिन रुक कर जाओ। जरा गांव की भी शुद्ध हवा में रहो। शहर तो रोज ही रहते हो। हमें भी थोड़ा मौका दो तुम्हारी खातिरदारी करने का। नहीं चाचा जी, इस बार नहीं। अगली बार आऊंगा तो जरूर रुकूंगा। इतना कहकर रोहन वहां से चला जाता है और घर जाकर डरते हुए अपने पिताजी से कहता है, पिताजी, मैंने गांव में एक लड़की देखी है। मुझे वो लड़की बहुत पसंद आई और मैं उसी से शादी करना चाहता हूँ। अरे बेटा, तुम किस लड़की की बात कर रहे हो? पिताजी, वो आपके गांव के दोस्त हैं ना, जिनके यहाँ आपने मुझे आज भेजा था, उन्हीं की लड़की से मुझे शादी करनी है। अरे वाह, यह तो अच्छी बात है बेटा। वह तो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। वह बिल्कुल भी मना नहीं करेगा। मैं कल ही उसके पास जाकर शादी की बात करता हूँ। वो भी यह सुनकर बहुत खुश होगा। दूसरे दिन रोहन के पिता और रोहन जमींदार के यहाँ आते हैं। अरे मेरे दोस्त दौलत राम, बहुत दिनों बाद आज मिल रहा है। तू तो बहुत बड़ा आदमी हो गया है यार। याद है, हम दोनों ने साथ में ही कारोबार शुरू किया था। आज तू कहां से कहां पहुंच गया। आज तो तूने मुझे बहुत खुश कर दिया, जो अपने पूरे परिवार के साथ मेरे घर आ गया। मैं तुझे देखकर बहुत खुश हूँ। अरे यार, रोहन की वजह से हमें अभी आना ही पड़ा।
दरअसल रोहन को तुम्हारी बेटी बहुत पसंद आ गई है और वह उससे शादी करना चाहता है। उसी की बात करने के लिए हम यहाँ आए हैं। हाँ हाँ दौलत राम, यह तो बहुत अच्छी बात है। तुमने आज मेरा दिल ही खुश कर दिया। हमारी दोस्ती आज रिश्तेदारी में बदलने जा रही है। इससे ज्यादा खुशी की बात और मेरे लिए क्या हो सकती है। चलो अभी अपनी बेटी को बुलाओ। हमें उसे देखे बरसों हो गए हैं। जब हमने उसे देखा था तब तो वह 5 वर्ष की ही थी। तभी जमींदार अपनी बेटी को आवाज लगता है और बोलता है, अरे बेटा राधा, जरा यहाँ तो आना। जैसे ही राधा अंदर आती है, रोहन उसे देखकर दंग रह जाता है और बोलता है, अरे चाचा जी, जिसे मैंने उस दिन देखा था, यह वह लड़की नहीं है। वह लड़की कोई और थी। ये आप क्या बोल रहे हो रोहन बाबू? आपने उस दिन जिसे देखा था, ये वही लड़की है। ठीक से देखिए, शायद आप भूल गए हो। ये वही लड़की है जो उस दिन कुएं के पास खड़ी थी। नहीं नहीं चाचा जी, मुझे अच्छी तरह से याद है, यह वो लड़की नहीं है। इतना सुनकर जमींदार सोच में पड़ जाता है। कहीं रोहन बाबू ने उस फटीचर सोहन की लड़की मीरा को तो नहीं देख लिया? उस दिन वहीं थोड़ी देर पहले वहां पानी भरने आई थी और शायद रोहन बाबू उसी की बात कर रहे हैं। नहीं नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूंगा। मुझे कुछ भी करके सोहन और उसकी बेटी को इस गांव से भगाना ही होगा, इससे पहले कि रोहन बाबू उसे गांव में जाकर ढूंढ लें। ठीक है रोहन बेटा, अगर ऐसी बात है तो मैं खुद उस लड़की को आपके लिए ढूंढ कर लाऊंगा। आप चिंता मत कीजिए। रोहन, यह तुम कैसी बातें कर रहे हो? हम तो तुम्हारे कहने पर ही यहाँ आए थे। तुमने ही कहा था कि तुम्हें इनकी बेटी पसंद है, और सच कहूं तो मुझे भी राधा बहुत पसंद आई है। अब तुम किस लड़की की बात कर रहे हो, यह समझ में नहीं आ रहा। हमें तो यही लड़की ठीक लगी है और मेरी तो यही ख्वाहिश है कि तुम्हारा रिश्ता मेरे दोस्त के घर में ही हो। राधा में कौन सी कमी है? बहुत समझदार, संस्कारी और अच्छी लड़की है बेटा। पर पिताजी, मुझे तो उसी लड़की से शादी करनी है जिसे मैंने उस दिन कुएं के पास देखा था। चलो दोस्त, फिर अब हम चलते हैं। तुम्हें हमने तकलीफ दी, उसके लिए हमें माफ कर देना। नहीं दौलत राम, इसमें तकलीफ कैसी? शायद मुझे ही सुनने या समझने में गलती हो गई होगी, पर मैं कोशिश करूंगा कि उस लड़की को जल्द से जल्द ढूंढ लूं। फिर दौलत राम और रोहन अपने घर चले जाते हैं और घर पहुंचकर दौलत राम रोहन से बोलता है, अरे रोहन, तुमने इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी? पता नहीं मेरे दोस्त को कितना बुरा लगा होगा। पर पिताजी, मैंने जिस लड़की को देखा था वह आपके दोस्त की बेटी नहीं थी, वह कोई और थी। और पिताजी, मैं ऐसे ही किसी भी लड़की से शादी नहीं कर सकता। मैं उस लड़की से ही शादी करना चाहता हूं जिसे मैंने उस दिन देखा था। पर रोहन, बात यह नहीं है। बात तो यह हो रही है कि मेरे दोस्त का तुमने अपमान किया है और तुम कहां किसी लड़की की बात कर रहे हो। तुम्हें इससे अच्छी लड़की और कहीं नहीं मिलेगी। तुम्हें इसी से शादी करनी होगी। नहीं पिताजी, मैं राधा से शादी नहीं करूंगा। पर तुम जिस लड़की की बात कर रहे हो उसका कोई अता पता भी नहीं है। कहां ढूंढोगे तुम उसे? पिताजी, मैं कुछ भी करके उसे ढूंढ लूंगा, बस मुझे थोड़ा सा समय दे दीजिए। ठीक है, अगर तुम्हारी यही मर्जी है तो मैं तुम्हें 1 हफ्ते का समय देता हूँ। अगर 1 हफ्ते में तुमने उस लड़की को ढूंढ लिया तो ठीक है, वरना तुम्हें राधा से ही शादी करनी होगी। हाँ पिताजी, आप जैसा ठीक समझे। रोहन को पूरे गांव में वही फटीचर सोहन की बेटी ही मिली। मैं ये शादी कभी नहीं होने दूंगा। कहां मेरी बेटी और कहां वो भिखारी की लड़की मीरा? उन्होंने मेरी बेटी को ठुकरा दिया। मैं उन्हें मजबूर कर दूंगा उसी से शादी करने को। रोहन के वापस आने से पहले मैं सोहन को गांव से बाहर फेंकवा दूंगा। अरे हाँ, उसके बेटे के जो पैसे शहर से आए थे वह तो मेरे पास हैं। अब मैं उससे कर्ज के पैसे वापस मांगूंगा। ना चुका पाए तो उसका घर भी हड़प लूंगा और उसे भगा दूंगा। फिर देखता हूं कौन बनती है बहू।
मेरी बेटी ही बनेगी। जमींदार सोहन के घर जाता है और बोलता है, सोहन, तुम मेरे अच्छा होने का फायदा उठा रहे हो। मैं इतने दिनों से चुप इसलिए बैठा हूँ क्योंकि तुम्हारा बेटा अभी अभी गुजरा है और उसके गुजरने की वजह से मैं खुद से तुम्हारे यहाँ नहीं आया, पर मैं तुम्हारी राह देख रहा था। पर तुम तो मेरी अच्छाई का फायदा उठा रहे हो। अब मैं कुछ नहीं सुनने वाला। अब तो मेरा सारा पैसा लौटा दो, और वैसे भी मैंने तुम्हें बहुत ज्यादा मोहलत दे दी है। जमींदार जी, मैं इतने सारे पैसे अभी कहां से लौटा पाऊंगा? आपको तो पता है अब मेरा बेटा भी नहीं। मैं कुछ नहीं जानता, मुझे बस मेरे पैसे चाहिए। अगर पैसे नहीं है तुम्हारे पास तो अभी के अभी मुझे यह घर खाली करके दे दो। मैं इसे बेचकर मेरा कर्ज वसूल कर लूंगा। बस अब बहुत हो चुका। नहीं जमींदार जी, ऐसा मत कीजिए, ऐसे तो मैं रोड पर आ जाऊंगा। मैं इतने दिनों से तुम पर तरस खाकर तुम्हें कुछ नहीं कह रहा हूं। इसका मतलब यह नहीं है कि तुम मेरे सिर पर बैठ जाओ। अब मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। बस तुम ये घर खाली कर दो और यहां से चले जाओ, नहीं तो मैं मेरे लोगों को कहकर तुम्हें घर से धक्के मारकर बाहर निकलवा दूंगा। चलिए पिताजी, अब हम खुद को झूठी तसल्ली नहीं दे सकते। हम यूं लकड़ियां बेचकर और दूसरों के घरों में काम करके जमींदार के पैसे नहीं लौट पाएंगे। हमें यह घर छोड़कर जाना ही होगा। इतना कहकर मीरा अपने पिताजी को लेकर घर से बाहर चली जाती है और दूर जंगल में जाकर एक छोटी सी झोपड़ी बनाकर उसमें रहने लगती है। और इसी के चलते मीरा के पिता की तबीयत खराब हो जाती है और इसी वजह से अपने पिताजी का लकड़ी बेचने का काम मीरा संभाल लेती है और किसी तरह से घर चलाने लगती। मैं तो कितना खुशकिस्मत हूं जो मुझे तेरे जैसी बेटी मिली, और मेरी वजह से तुझे कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। पिताजी, आप ऐसा मत बोलिए। आपकी सेवा करने के लिए मुझे कोई मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ रहा है। आपकी सेवा करना मेरा धर्म है। आपकी सेवा करने में कैसी मुश्किल? पिताजी, मैंने खाना बनाकर रख दिया है, आप खाना खा लेना। मैं लकड़ी तोड़ने जा रही हूँ, जल्दी लौट आऊंगी। इतना कहकर मीरा जंगल में लकड़ी काटने चली जाती है। देखते ही देखते सुबह से शाम हो जाती है, पर मीरा जंगल से नहीं लौटी। इसी वजह से सोहन बहुत परेशान हो जाता है। मीरा को अभी तक आ जाना चाहिए था, पर वह अभी तक नहीं आई। कहीं वह किसी मुसीबत में तो नहीं फंस गई? मुझे अपनी बच्ची को जाकर ढूंढना चाहिए। मैं घर पर ऐसे हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठ सकता। इतना कहकर सोहन मीरा को ढूंढने के लिए जंगल की ओर निकल पड़ता है, लेकिन रास्ते में सोहन की तबीयत बहुत खराब हो जाती है और वह चक्कर खाकर नीचे गिर जाता है और यहाँ मीरा घर पहुँच जाती है। तभी रोहन मीरा को ढूंढते ढूंढते वहाँ पहुँचता है। वो देखता है कि एक बूढ़ा आदमी जमीन पर बेसुध पड़ा है। वह सोहन के पास जाता है और बोलता है, बाबा, आप ठीक तो हो ना? इतना कहकर वह सोहन को उठाता है और किसी तरह उठाकर एक पेड़ के नीचे बिठा देता है और बोलता है, अरे बाबा, आप इस जंगल में क्या कर रहे हैं? आपकी तबीयत भी बहुत खराब लग रही है। अरे बेटा, क्या बताऊं, मैं अपनी बेटी मीरा को ढूंढने के लिए जंगल में आया था। वह लकड़ियां तोड़ने गई थी, पर अब तक घर नहीं लौटी। पता नहीं कैसे मुझे चक्कर आ गया। कोई बात नहीं बाबा, बस आप मुझे आपके घर का पता बताइए, मैं आपको आपके घर छोड़ देता हूँ। तभी रोहन सोहन को लेकर उनके घर जाता है और जैसे ही रोहन की नज़र मीरा पर पड़ती है, वह हैरान हो जाता है और बहुत खुश भी हो जाता है। पिताजी, आप ठीक तो हो ना? बेटा, मैं तो ठीक हूं। तुम्हें ढूंढने बाहर गया था, पता नहीं कैसे मुझे चक्कर आ गए थे और मैं बीच राह पर गिर गया था। तभी इन्होंने मेरी मदद की और मुझे घर तक लेकर आए। अगर ये वहां नहीं होते तो पता नहीं मेरा क्या होता। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मेरे पिताजी की मदद की। मैं हमेशा आपकी शुक्रगुजार रहूंगी। बाबा, आप गांव के बाहर ऐसे जंगल में इस छोटी सी झोपड़ी में क्यों रह रहे हैं? तब सोहन अपनी सारी आपबीती बताता है और जमींदार की सारी करतूत भी
और अपने बेटे के बारे में भी बताता है कि कैसे उसने उसको एक कारखाने की आग में खो दिया। यह सुनकर रोहन बोलता है, बाबा वह कारखाना हमारा ही था। मैं ही उस कारखाने का मालिक हूँ। दरअसल तकनीकी खराबी की वजह से वह आग लगी थी। उसमें काफी लोग मारे भी गए थे, लेकिन मैंने मुआवजे के तौर पर सभी परिवारों को 2 लाख रुपए भिजवाए थे। पर बेटा यहाँ तो कोई भी नहीं आया, हमें कोई पैसा भी नहीं मिला। अगर मिल जाते तो तुम ही सोचो, हम यहाँ जंगल में ही क्यों होते। यह सुनकर रोहन को धक्का सा लग जाता है। रोहन बोलता है, बाबा आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मुझे 2 दिन का वक्त दीजिए। मैं इस बात का पता लगाकर आपको आपके पैसे दिलवा कर रहूंगा। दूसरे दिन रोहन अपने आदमी को लेकर सोहन के घर आता है और पूछता है, पर वह आदमी साफ इनकार कर देता है और बोलता है, नहीं साहब, मैंने वह पैसे इनको नहीं दिए। मैंने वह पैसे सोहन नाम के एक आदमी को दिए हैं। उसने ही कहा था कि उसका नाम सोहन है और वह राजेश का पिता है, और मैंने वह सूटकेस उनको दे दिया था और मैं फिर वहां से चला आया। मुझे नहीं पता था कि वह मुझसे झूठ बोल रहा है। मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि वह आदमी कौन है जिसको तुमने पैसे दिए हैं? हाँ साहब, मैं अगर उसे देख लूं तो मैं उसको पहचान जाऊंगा। मैं तुम्हें 2 घंटे का वक्त देता हूं। मुझे जल्द से जल्द वो इंसान चाहिए है। पूरे गांव में पता करो जिसको तुमने वह पैसे दिए हो। थोड़ी देर बाद वह आदमी आता है और बोलता है, मालिक, मैंने पता कर लिया। उस आदमी का नाम सोहन नहीं धनीराम सेठ है और वह इस गांव का जमींदार है। उसी ने मुझसे झूठ कहा था कि वह सोहन है। इतना बड़ा धोखा! मैं सोच भी नहीं सकता कि जमींदार इतना गिर सकता है। उसने मेरे बेटे के सारे पैसे खुद रख लिए और ऊपर से हमें घर से भी निकाल दिया। बाबा आप फिक्र मत करिए, मैं सब ठीक कर दूंगा। रोहन मन ही मन सोचता है, अच्छा तो ये बात है, अब मुझे पूरी बात समझ में आ गई। अपनी बेटी की शादी मुझसे करवाने के लिए उन्होंने जानबूझकर मीरा और उसके पिताजी को गांव से बाहर निकाल दिया ताकि मैं उसे कभी ढूंढ ना सकूं और मेरी शादी उसकी लड़की राधा से हो जाए। अच्छा तो अब मैं देखता हूं इसे कैसे सबक सिखाना है। फिर रोहन अपने आदमी को लेकर जमींदार के घर जाता है। जैसे ही जमींदार उस आदमी को देखता है, वह हक्का बक्का रह जाता है। तभी वह आदमी बोलता है, हाँ साहब, यही है जिसने मुझे कहा था कि वह सोहन है। मैंने इसी को पैसे दिए थे। यह सुन जमींदार के पसीने छूट जाते हैं। वह रोहन के सामने बहुत शर्मिंदा हो जाता है। चाचा जी, यह सब आपने किया है, मुझे तो यकीन नहीं होता। आपने एक गरीब आदमी के हक का पैसा उससे छीन लिया। आपको पता है राजेश के पिताजी को कितनी तकलीफ झेलनी पड़ रही है। और इतना ही नहीं, आपने उनसे पैसे लेकर भी उन्हें इस गांव से बाहर निकाल दिया। आपने तो इससे सारे पैसे ले लिए थे। फिर आपने ऐसा क्यों किया? जवाब दीजिए। रोहन बेटा, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। मैं पैसों के लालच में आ गया था और अपनी बेटी के मोह में अंधा हो गया था, इसलिए मैंने ऐसा किया। जब तुमने लड़की के बारे में बताया, तभी मैं पहचान गया था कि वह लड़की कोई और नहीं, मीरा ही थी। इसलिए मैंने यह चाल चली और मीरा और उसके पिताजी को इस गांव से निकलवा दिया ताकि तुम्हें वह लड़की नहीं मिले और मजबूरन तुम्हें मेरी बेटी से शादी करनी पड़े। मुझे माफ कर दो बेटा, मैं बहक गया था। तभी दौलत राम भी वहां पर आ जाता है। उसे भी यह सारी घटना पता चल जाती है और वह भी जमींदार को बहुत खरी खोटी सुनाते हैं। और फिर रोहन और उसके पिताजी मीरा के घर जाते हैं और सारे पैसे उसके पिताजी को देते हैं और उसके पिताजी से मीरा का हाथ भी मांगते हैं। रोहन को उसका प्यार मिल जाता है और वो खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और हाँ, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना।
धन्यवाद।